क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की सोच ने विज्ञान की दुनिया को कैसे बदल दिया? कैसे एक इंसान ने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी और ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। आज हम जानेंगे जनरल रिलेटिविटी के बारे में, एक ऐसी थ्योरी जो सिर्फ फॉर्मूला नहीं बल्कि एक अद्भुत कहानी है। ये कहानी है गुरुत्वाकर्षण की, समय और स्पेस की, और सबसे बढ़कर एक इंसान के अटूट जुनून की। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आइंस्टाइन के साथ एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे, जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। साल था 1905 और दुनिया विज्ञान के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। एक तरफ जहां वैज्ञानिक न्यूटन के नियमों को अंतिम सत्य मानकर चलते थे, वहीं दूसरी तरफ एक 26 साल का क्लर्क एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी नई थ्योरी स्पेशल रिलेटिविटी लेकर आया। स्पेशल रिलेटिविटी ने समय और स्पेस के बारे में हमारी समझ को हिलाकर रख दिया। इसने बताया कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर की स्पीड पर निर्भर करता है। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने वैज्ञानिक समुदाय में खलबली मचा दी। कई वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के विचारों का मजाक उड़ाया। उन्हें एक क्लर्क की हिम्मत कहकर अपमानित किया गया। आखिर एक मामूली क्लर्क सदियों से चली आ रही मान्यताओं को कैसे चुनौती दे सकता था? लेकिन आइंस्टाइन अपने विचारों पर अडिग रहे। उन्हें यकीन था कि वो सच के करीब हैं। वो जानते थे कि न्यूटन के नियम भले ही ज्यादातर मामलों में सही हो, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताते। और यहीं से शुरू होती है जनरल रिलेटिविटी की कहानी, एक ऐसी थ्योरी की तलाश में जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझा सके। स्पेशल रिलेटिविटी की सफलता के बावजूद आइंस्टाइन के मन में एक टीस थी। उन्हें एहसास था कि उनकी थ्योरी अधूरी है। यह थ्योरी सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर लागू होती थी जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हों, लेकिन असल दुनिया में तो एक्सेलरेशन भी होता है, और गुरुत्वाकर्षण, वो तो इस पूरी थ्योरी में कहीं था ही नहीं। आइंस्टाइन को यकीन था कि इन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध जरूर है। वो अक्सर खुद से सवाल करते, अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है तो उसके लिए समय और स्पेस कैसे बिहेव करते होंगे, और गुरुत्वाकर्षण इस पूरे खेल में कैसे फिट होता है। आइंस्टाइन की ये बेचैनी उन्हें सोचने पर मजबूर करती रही। वो घंटों विचारों में खोए रहते। कभी वो ट्रेन में बैठे होते, कभी पार्क में टहल रहे होते, और कभी अपने ऑफिस में काम करते हुए। हर जगह उनके दिमाग में बस यही सवाल घूमते रहते। और फिर एक दिन अचानक उन्हें एक ऐसा ख्याल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा ख्याल जिसने उन्हें जनरल रिलेटिविटी की राह दिखाई। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची इमारत में हैं। खिड़कियां साफ करने वाला एक व्यक्ति अपनी रस्सियों के सहारे लटका हुआ है। अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि वो हवा में तैर रहा है। उसका वजन गायब हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो गया हो। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, बल्कि फ्री फॉल का एक साधारण सा उदाहरण है। आइंस्टाइन ने इसी साधारण सी घटना से गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक क्रांतिकारी विचार दिया। उन्होंने कहा कि फ्री फॉल के दौरान एक ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि वो असल में किसी भी एक्सेलरेशन का अनुभव नहीं कर रहा होता। जी हां, आपने सही सुना। आइंस्टाइन के अनुसार फ्री फॉल असल में मोशन की एक नेचुरल स्टेट है। चैप्टर 4। अब आइंस्टाइन के इस अजीबोगरीब विचार को समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बंद कमरे में हैं जहां एक वेइंग स्केल रखी है। आप स्केल पर खड़े होते हैं और आपका वजन दिखाई देता है। अब कल्पना कीजिए कि यह कमरा एक स्पेसशिप में है जो स्पेस में बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या होगा? आपका वजन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से आप पर एक अतिरिक्त फोर्स लग रहा होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह स्पेसशिप पृथ्वी पर ही होता और आप उस स्केल पर खड़े होते तो क्या होता? आपका वजन तो तब भी उतना ही होता है ना? आइंस्टाइन ने इसी समानता पर गौर किया। उन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के इफेक्ट्स में कोई अंतर नहीं है। इसी विचार को उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का नाम दिया, यानी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों फिजिकली इक्विवेलेंट हैं। चैप्टर 5। अब तक हमने देखा कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आइंस्टाइन यहीं नहीं रुके। उन्होंने सोचा, अगर एक्सेलरेशन लाइट को प्रभावित कर सकता है तो ग्रेविटी को भी करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप उसी एक्सेलरेटेड स्पेसशिप में हैं। एक तरफ से एक लेजर बीम दूसरी तरफ एक निशाने पर मारी जाती है। क्या होगा? क्या लेजर बीम सीधी जाएगी? नहीं, एक्सेलरेशन की वजह से लेजर बीम का पैथ मुड़ जाएगा। ये एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है, और आइंस्टाइन के प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से अगर एक्सेलरेशन लाइट को मोड़ दी सकता है
तो ग्रेविटी को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। चैप्टर 6। लेकिन सवाल यह था कि ग्रेविटी लाइट को कैसे मोड़ता है। आखिर लाइट तो एनर्जी का एक रूप है जिसका कोई मास नहीं होता, फिर ग्रेविटी का उस पर क्या असर होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइंस्टाइन ने एक बार फिर अपनी कल्पना का सहारा लिया। उन्होंने कल्पना की कि स्पेस और टाइम एक साथ मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण इस स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रैम्पोलिन पर एक भारी गेंद रखते हैं। क्या होगा? गेंद ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक को नीचे की ओर धंसा देगी, है ना? आइंस्टाइन के अनुसार प्लैनेट्स और स्टार्स भी स्पेस टाइम फैब्रिक को ठीक इसी तरह मोड़ देते हैं। और लाइट इस मुड़े हुए स्पेस टाइम फैब्रिक में ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से उसका पैथ भी कर्व हो जाता है। आइंस्टाइन का ये रेवोल्यूशनरी आइडिया सुनने में जितना आसान लग रहा है, उसे मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना उतना ही मुश्किल था। आइंस्टाइन को अपनी इस थ्योरी को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के लिए एक ऐसे गणित की जरूरत थी जो कर्व्ड स्पेसेस को डिस्क्राइब कर सके। ऐसे में उनकी मदद के लिए आए उनके पुराने दोस्त मार्सेल ग्रोसमैन ने आइंस्टाइन को रीमैनियन जियोमेट्री से रूबरू कराया। रीमैनियन जियोमेट्री एक ऐसी जियोमेट्री है जो कर्व्ड सरफेसेस और स्पेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। ये यूक्लिडियन जियोमेट्री से अलग है, जो कि हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो कि सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए वैलिड है। आइंस्टाइन ने रीमैनियन जियोमेट्री को अपनी थ्योरी में यूज किया और दिखाया कि ग्रेविटी को एक फोर्स न मानकर बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। चैप्टर 8। जनरल रिलेटिविटी का जन्म। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी मास्टरपीस द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखी। इस थ्योरी ने गुरुत्वाकर्षण को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को एक फोर्स बताया था जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर का रिजल्ट है। जॉन व्हीलर, एक रिनाउंड फिजिसिस्ट, ने जनरल रिलेटिविटी को इन शब्दों में डिस्क्राइब किया: स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव, मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। चैप्टर 9। मर्क्यूरी और थ्योरी की जीत। जनरल रिलेटिविटी को सबसे पहले मर्क्यूरी प्लैनेट की ऑर्बिट को एक्सप्लेन करके टेस्ट किया गया। वैज्ञानिकों ने देखा था कि मर्क्यूरी की ऑर्बिट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के प्रिडिक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट थी। कई सालों तक इस डिस्क्रिपेंसी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी का यूज करके मर्क्यूरी की ऑर्बिट की कैलकुलेशंस की, तो उनके रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशन से एग्जैक्टली मैच कर गए। ये जनरल रिलेटिविटी की एक बड़ी जीत थी। इससे साबित हो गया कि आइंस्टाइन की थ्योरी गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन्स थ्योरी से भी ज्यादा एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकती है। चैप्टर 10। अंत। लेकिन शुरुआत। आपके लिए क्या मतलब रखता है ये सब? दोस्तों, जनरल रिलेटिविटी सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। यह मानव मन की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। यह दिखाता है कि हम अपनी इमेजिनेशन और लॉजिकल थिंकिंग से कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। आज जनरल रिलेटिविटी हमारे लिए सिर्फ एक थ्योरी से कहीं बढ़कर है। यह हमारे टेक्नोलॉजी का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स, जो आज हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स पर ही काम करते हैं। इसके अलावा जनरल रिलेटिविटी ने हमें ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स जैसी कॉस्मिक फिनोमेना को समझने में भी मदद की है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में तारों को देखें, तो याद रखिएगा कि उनके पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करने में आइंस्टाइन की सोच का कितना बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, ये थी आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की कहानी। एक ऐसी थ्योरी जिसने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आइंस्टाइन की सोच ने आपको कितना इंस्पायर किया और क्या आप भी मानते हैं कि एक इंसान की सोच दुनिया बदल सकती है।